नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं उदय शंकर झा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में अनेक परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। चेन्नई में आज शाम करेंगे शतरंज ओलंपियाड का शुभारंभ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज हजारीबाग में प्रमंडल स्तरीय मेगा केसीसी शिविर में कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। झारखंड में शेल कंपनियों और माइनिंग लीज के मामले में राज्य सरकार की ओर से दायर एसएलपी पर अब 4 अगस्त को होगी सुनवाई और केंद्र ने मंकी पॉक्स के टीके और जांच किट विकसित करने के लिए फार्मा कंपनियों से प्रस्ताव आमंत्रित किए। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में गुड़दा चौकी में साबर डेयरी की 1,000 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं से स्थानीय किसान और दूध उत्पादक सशक्त होंगे और उनकी आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। इनसे क्षेत्र में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम चेन्नई में जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में 44वें शतरंज ओलंपियाड का शुभारंभ करेंगे। केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। भारत पहली बार इस ओलंपियाड की मेजबानी कर रहा है। 9 अगस्त तक चलने वाले इस शतरंज ओलंपियाड में रिकॉर्ड 187 देशों के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। भारत अब तक के अपने सबसे बड़े दल के साथ इस प्रतियोगिता में उतर रहा है। भारतीय दल में 6 टीमों में 30 खिलाड़ी शामिल हैं। केंद्र सरकार ने बाजरा और अन्य पोषक अनाज लोकप्रिय बनाने के लिए देश और विदेश में कई कार्यक्रम आयोजित करने की योजना तैयार की है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष विषय पर मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कार्यक्रमों में बाजरा उत्पादन बढ़ाने, उपभोग, निर्यात और ब्रांडिंग के लिए नीति तैयार करने पर जोर दिया जाएगा। सरकार ने बाजरा के संवर्धन के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन कार्यक्रम भी शुरू किए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज हजारीबाग का दौरा करेंगे और यहां प्रमंडल स्तरीय मेगा केसीसी शिविर में कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इस प्रमंडल स्तरीय मेगा केसीसी शिविर के सफल आयोजन को लेकर उपायुक्त नैन्सी सहाय ने विभिन्न विभागों और बैंक प्रतिनिधियों के साथ तैयारियों को लेकर बैठक की। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को आवश्यक तैयारियों, लाभुकों का चयन, लाभुकों को ऋण की स्वीकृति तथा बैंकों में लंबित आवेदनों को प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृति पर कार्य करने का निर्देश दिया। उन्होंने कार्यक्रम की सफलता पर बैंकों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। देवघर जिले के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में राजकीय श्रावणी मेला 2022 से संबंधित पहली साप्ताहिक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। उपायुक्त ने बताया कि 26 जुलाई तक 13 दिनों में कुल 15,79,269 कांवरियों ने बाबा बैद्यनाथ को जलार्पण किया है। साथ ही शीघ्र दर्शनम कूपन के माध्यम से 37,038 श्रद्धालु शामिल हैं। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा मेला क्षेत्र में कुल 31 अस्थायी स्वास्थ्य केंद्र लगाए गए हैं। दुमका के प्रसिद्ध बासुकीनाथ धाम में आज 16वें दिन भोर 3 बजे बाबा मंदिर का पट शिवभक्तों के लिए खोला गया। तब से श्रद्धालु कतारबद्ध होकर बाबा बासुकीनाथ पर जलार्पण कर रहे हैं। आज अन्य दिनों की तुलना में सुबह से भीड़ थोड़ी कम रही। इससे श्रद्धालु सुगमतापूर्वक लगातार जलार्पण कर रहे हैं। दुमका जिले के किसान और विभिन्न राजनीतिक संगठन लगातार धरना और प्रदर्शन कर राज्य सरकार से जिले को सुखाड़ क्षेत्र घोषित करने की मांग कर रहे हैं। इस साल मानसून के साथ नहीं देने पर इस वजह से दुमका जिले में धान की रोपनी पिछड़ गई है। जुलाई माह के अंत तक दुमका जिले में 70% खेतों में रोपाई हो जाती थी। इस बार अब तक मुश्किल से 10% खेतों में बिचड़ा लगा है, वह भी पानी के अभाव में मरने की कगार पर है। किसान परेशान है और सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। जुलाई माह में अब तक औसत के मुकाबले मात्र 11% ही बारिश हुई है। प्रमंडल की बात करें तो संताल परगना में जुलाई माह में औसतन 320 मिलीमीटर बारिश होती है, लेकिन इस बार इस माह में अब तक 37 मिलीमीटर ही वर्षा हुई है। दुमका जिले में 1,11,000 हेक्टेयर भूमि पर धान के आच्छादन का लक्ष्य है। देवघर, जामताड़ा और गोड्डा जिले में 52,000 हेक्टेयर तथा साहिबगंज में 49,000 हेक्टेयर भूमि पर धान लगाने का लक्ष्य है, लेकिन इन सभी जिलों में धान की रोपाई नहीं हुई है। इससे दुमका सहित पूरे संताल परगना में सुखाड़ की आशंका पैदा हो गई है। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर कल विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो की अध्यक्षता में 3 अलग अलग महत्वपूर्ण बैठकें हुई।
मानसून सत्र के सफल संचालन को लेकर विधायक दल के नेताओं की हुई बैठक में विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सत्र में बैठकों की संख्या भले ही छोटी है, परंतु इसे परिणामदायी बनाना चाहिए। बैठक में यह विमर्श हुआ कि 1 अगस्त को द्वितीय पाली के औपबंधिक कार्यक्रम के अनुसार समय खाली है। इसे कार्य मंत्रणा की बैठक में चर्चा और निर्णय के बाद उपयोग में लाया जाएगा। बैठक में यह भी विचार हुआ कि यदि ससमय विधेयक सभा सचिवालय को प्राप्त होते हैं तो निर्धारित 2 दिनों में विधेयक को पारित करा लिया जाएगा। इससे पहले आगामी सत्र को ध्यान में रखते हुए वरीय पदाधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष ने विभागों के वरीय पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। स्पीकर ने लंबित शून्यकाल, ध्यानाकर्षण और आश्वासनों पर वरीय पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे विभागवार अपने लंबित शून्यकाल, ध्यानाकर्षण और आश्वासनों तथा निवेदन की सूचनाओं पर आवश्यक रूप से ध्यान दें। केंद्र सरकार देश भर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की लगभग 194 करोड़ 60 लाख खुराकें राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई है। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 7 करोड़ 15 लाख से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक कुल 203 करोड़ 21 लाख टीके लगाए जा चुके हैं। झारखंड में कोरोना की रफ्तार में दिन पर दिन लगातार वृद्धि हो रही है। राज्य में कोरोना के 1197 एक्टिव मामले हैं। सबसे अधिक रांची में 376 केस एक्टिव हैं। 24 घंटों में कोरोना से 187 मरीज स्वस्थ हुए हैं। इसके विपरीत राज्य के 16 जिले से कोरोना के 156 नए मरीज मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में कुल कोरोना मरीजों की संख्या अब 4,39,505 हो चुकी है। इस बीच कोरोना का पता लगाने के लिए जांच जारी है। कोरोना का रिकवरी रेट 98.51% और मृत्यु दर 1.21% है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े खनन, लीज पट्टा और शेल कंपनी से जुड़ी याचिकाओं पर 1 सप्ताह बाद यानी 4 अगस्त को सुनवाई होगी। सर्वोच्च न्यायालय में राज्य सरकार की ओर से 2 अलग अलग याचिका दायर की गई है, जिन पर सुनवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। दोनों याचिकाओं में हाईकोर्ट के 3 जून के उस आदेश को चुनौती दी गई है। इस बीच शीर्ष अदालत ने 6ठी झारखंड लोक सेवा आयोग के नतीजों से संबंधित दाखिल स्पेशल लीव पिटीशन मामले में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की बहस पूरी करते हुए फैसले को सुरक्षित रखा गया। केंद्र ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत मंकी पॉक्स से निपटने के लिए वैक्सीन और जांच किट विकसित करने के वास्ते फार्मा कंपनियों से प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं। अभिरुचि प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख 10 अगस्त है। इससे पहले कई फार्मा कंपनियों ने मंकी पॉक्स के विरुद्ध संभावित वैक्सीन को लेकर सरकार के साथ विचार विमर्श शुरू किया है। देश में अब तक 4 लोगों में मंकी पॉक्स संक्रमण की पुष्टि हुई है। एक संक्रमित व्यक्ति दिल्ली का है, जबकि 3 केरल से हैं।
आकाशवाणी से विशेष बातचीत में नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने बताया कि भारत इस बीमारी से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है और घबराने की आवश्यकता नहीं है। एम्स देवघर में पीजी की 6 सीट पर 2022 के सत्र में नामांकन होगा। एम्स प्रबंधन ने स्टैंडिंग एकेडमिक कमेटी से इसकी स्वीकृति ले ली है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे देवघर संवाददाता। एम्स देवघर में पीजी की 6 सीट पर 2022 के सत्र में नामांकन होगा। एम्स प्रबंधन ने स्टैंडिंग एकेडमिक कमेटी से स्वीकृति ले ली है। एम्स दिल्ली और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को इसकी सूचना दी गई है। सौरभ वैष्णवी कार्यकारी निदेशक ने बताया कि अगस्त अथवा सितंबर में काउंसलिंग एम्स दिल्ली की ओर से होगी। इसके बाद यहाँ फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, सर्जिकल, एन्कोनोलॉजी, फार्माकोलॉजी एंड फैमिली मेडिसिन विभागों में नामांकन होगा। बता दें कि एम्स में अभी 126 चिकित्सक हैं। बहाली की प्रक्रिया भी जारी है। जल्द ही 200 से अधिक डॉक्टरों की पदस्थापना होना है, जिसमें 240 कमरे की छात्रों का छात्रावास चालू है। परिसर में 144 कमरों का गर्ल्स हॉस्टल अगस्त में चालू होगा। आशीष कुमार अम्बस्ट, आकाशवाणी समाचार, देवघर। विद्युत मंत्रालय आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत इस महीने की 25 से 30 तारीख तक देश भर में उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य का आयोजन कर रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र के विद्युत उपक्रमों और राज्यों के विद्युत वितरण निगमों के सहयोग से इसका आयोजन किया जा रहा है। केंद्रीय संस्कृति और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय की ओर से 22 जुलाई से हर घर तिरंगा कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत देशवासियों में देशभक्ति की भावना जागृत करने और राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान प्रदान करने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। अब हर घर की छत पर शान से फहरेगा तिरंगा, गुनगुनाए जाएंगे नव विकास के गीत। आन बान शान का प्रतीक राष्ट्र ध्वज तिरंगा। आइए आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर इस स्वाधीनता दिवस हर घर फहराते हैं तिरंगा और लेते हैं भव्य और सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प। आइए हर घर फहराएं तिरंगा। राष्ट्रमंडल खेल 2022 आज से ब्रिटेन में शुरू हो रहे हैं। उद्घाटन समारोह बर्मिंघम में भारतीय समय के अनुसार रात 11:30 बजे होगा। 72 देशों के 5000 से अधिक एथलेटिक 19 प्रतिस्पर्धाओं में 280 पदकों के लिए मुकाबला करेंगे। भारत के दल में 215 सदस्य हैं और वे 16 प्रतिस्पर्धाओं में हिस्सा लेंगे। बैडमिंटन की भारतीय खिलाड़ी पीवी सिंधु भारतीय दल का नेतृत्व करेंगी। गुजरात में 36वें नेशनल गेम के लिए झारखंड टीम का चयन होगा। झारखंड लॉन बॉलिंग संघ के महासचिव मधुकांत पाठक के मुताबिक बॉलिंग फेडरेशन के निर्देश के अनुसार लॉन बॉल टीम की एंट्री 10 अगस्त तक भेज देनी है। ऐसे में 8-9 अगस्त को आर के आनंद बॉलिंग ग्रीन नामकुम रांची में 2 दिवसीय ट्रायल होगा। झारखंड के जो 4 खिलाड़ी राष्ट्रमंडल खेल में भाग लेने बर्मिंघम गए हैं, उनको झारखंड टीम में स्वतः एंट्री मिल जाएगी। नियमानुसार राज्य के बाहर के खिलाड़ी राष्ट्रीय खेल में राज्य का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया में सभी पुरुष एवं महिला खिलाड़ी अलग अलग ग्रुप में एक दूसरे के खिलाफ मैच खेलेंगे। इसके बाद 4-4 बेस्ट खिलाड़ियों का चयन राष्ट्रीय खेल के लिए किया जाएगा। भारत ने वेस्टइंडीज को तीसरे और अंतिम एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में 119 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। पोर्ट ऑफ स्पेन में 257 रन के लक्ष्य के जवाब में वेस्टइंडीज की पूरी टीम 26वें ओवर में 137 रन पर आउट हो गई। शुभमन गिल को उनकी शानदार बल्लेबाजी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया गया। मौसम विभाग ने धनबाद समेत पश्चिम बंगाल से सटे अन्य जिलों में बारिश की संभावना जताई है। 29, 30 और 31 जुलाई को भी धनबाद और आसपास अच्छी बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने मेघ गर्जन और वज्रपात को लेकर भी अलर्ट जारी किया है। लोगों से अपील की गई है कि मौसम बिगड़ने पर पेड़ या बिजली के खंभे के नीचे, मैदान या जलाशयों के आसपास न रहें। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में अनेक परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। चेन्नई में आज शाम करेंगे शतरंज ओलंपियाड का शुभारंभ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज हजारीबाग में प्रमंडल स्तरीय मेगा केसीसी शिविर में कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। झारखंड में शेल कंपनी और माइनिंग लीज के मामले में राज्य सरकार की ओर से दायर एसएलपी अब 4 अगस्त को होगी सुनवाई। और केंद्र ने मंकी पॉक्स के टीके और जांच किट विकसित करने के लिए फार्मा कंपनियों से प्रस्ताव आमंत्रित किए।
इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।